वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। देखिए विद्यार्थियों, अभी तक हमने जाना राष्ट्र का स्वरूप के बारे में। ठीक है, राष्ट्र का स्वरूप जो पहला भाग था उसमें मैंने आपको समझाया है, जो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने बताया है उनके अनुसार ये जो राष्ट्र का स्वरूप है इसमें तीन उन्होंने तत्व बताए हैं। तो पहला तत्व है पृथ्वी यानी कि भूमि, और दूसरा तत्व है जन यानी कि लोग, और तीसरा तत्व है जन की संस्कृति यानी लोगों का अब तक की देखिए संस्कृति क्या होती है। संस्कृति होती है जो हमारे नियम हैं, युगों युगों से जो सभ्यता चली आ रही है। देखिए यानी प्राचीन काल से जो मानव सभ्यता है, जो संचित सभ्यता है, उसी का दूसरा नाम क्या है, संस्कृति है। ठीक है, तो हमारी संस्कृति तो तीन तत्वों के बारे में बात की है, और मैं आपको अब तक बता चुका हूँ कि राष्ट्र का स्वरूप डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित उनके पृथ्वी पुत्र नामक निबंध संग्रह से संकलित है। ठीक है, और इसमें उन्होंने तीन तत्वों के बारे में चर्चा की है। तो पहले तत्व की हम चर्चा कर चुके हैं और उसकी व्याख्या भी आपको बता चुके हैं। जो पहली बात देख रहे हैं वो मेरा पहला वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, और उसमें मनोज को पाठक के नाम से आप चेक कर सकते हैं। दूसरा ये है, तो थोड़ा सा मैं आपको उसका सार अंश बताऊं तो देखिए राष्ट्र का स्वरूप नामक जो निबंध है इसके अनुसार राष्ट्र के तीन प्रमुख अंग हैं, जन यानी भूमि, जन एवं संस्कृति। तो प्रस्तुत पाठ जो है उसमें लेखक ने इन तीनों अंगों का यानी जो वर्णन किया है वो बहुत ही विस्तृत वर्णन किया है, विस्तृत व्याख्या की है। और पाठ का जो आपको पहले जो अंश है भूमि, उसका मैं आपको थोड़ा सारांश बताऊं तो वो उसमें पहले सार में कहते हैं भूमि में, जो मैं पढ़ा चुका हूं, तो ये इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि आपको थोड़ा सा स्मरण आ जाए कि राष्ट्र का जो प्रथम अंग है वो भूमि है, और भूमि का निर्माण देवों ने किया है और वह अनंत काल से, चिरकाल से। ठीक है, भूमि वास्तव में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है, जन्मदात्री है। प्रत्येक मानव का ये कर्तव्य है कि वह भूमि के महत्व को समझे। देश की भूमि की उपजाऊ शक्ति, जल बरसाने वाले बादल यानी मेघ, वहाँ की वनस्पति, पृथ्वी के गर्भ में भरी अनेक प्रकार की बहुमूल्य संपदाएं आदि का पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया जाना चाहिए, इस बारे में वो बताते हैं। और देश के नागरिकों में इन वस्तुओं के प्रति नवीन भाव यानी नए भाव जागृत होने चाहिए, और हमें विज्ञान के साधन तथा अपने श्रम से राष्ट्र की भौतिक समृद्धि करनी होगी, तभी राष्ट्र को नवीन रूप दिया जा सकेगा, ये उन्होंने बताया है। और उसमें एक पॉइंट है कि पृथ्वी को वसुंधरा क्यों कहते हैं, पहला ही है तो वसुओं को धारण करने के कारण, वसु कहते हैं रत्नों को धारण करने के कारण उसे वसुंधरा कहा जाता है। तो अब हम बात करते हैं जन की। ठीक है, तो जन में मैं आपको पहला जो पैराग्राफ है, पहला जो गद्यांश है वो मैं थोड़ा बता चुका हूँ। ठीक है, अब हम उसके बारे में थोड़ा सा फिर भी थोड़ी चर्चा आपसे करते हैं कि पहला जो गद्यांश है उसमें हमने क्या पढ़ाया था। ठीक है, तो पहला गद्यांश है जिसमें लिखा हुआ है, मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है। देखिए मैं आपको इसमें संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य जो साहित्य सौंदर्य है वो तीनों ही पॉइंट्स पे बात करता हूँ, तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा इसमें विलम्ब लग सकता है, लेकिन पूरा पाठ समझने के लिए उसे देखना समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो पूरा ही वीडियो देखें, आप पूरा स्किप न करें। तो राष्ट्र के लिए आवश्यक तत्वों के अंतर्गत भूमि के उपरांत यानी भूमि के बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण तत्व है वो है जन यानी इस पर रहने वाले लोग अर्थात मनुष्य। जो भूमि जनविहीन हो उसे राष्ट्र नहीं माना जा सकता। मैं आपको सारांश बता रहा हूँ पहले पैराग्राफ का। ठीक है, व्याख्या मान लो। राष्ट्र के स्वरूप का निर्माण पृथ्वी और जन यानी कि मनुष्य की विद्यमानता की स्थिति में ही संभव हो सकता है। ठीक है, और पृथ्वी पर जन का निवास होता है, तभी पृथ्वी को हम मातृभूमि कहते हैं, तभी वो मातृभूमि कहलाती है।
ठीक है। जब किसी भूभाग में निवास करने वाले मनुष्य वहाँ की भूमि को, वहाँ की जो जमीन है, पृथ्वी है, उसको अपनी सच्ची माता और स्वयं को उसका पुत्र नहीं मानते, तब तक राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न नहीं हो सकती। और जब हम अपने देश को अपनी माता रूप में अनुभव करते हैं या अनुभूत करते हैं, तभी हमारे हृदय में इस प्रकार के भाव उत्पन्न हो सकते हैं जिनके आधार पर राष्ट्र का निर्माण करने की इच्छा उत्पन्न होती है। ठीक है। इसके बिना यानी इसके अभाव में राष्ट्र का निर्माण कर पाना संभव नहीं है। ये पहला जो गद्यांश है उसकी मैंने आपको थोड़ी व्याख्या बताई है, और रीड कर देता हूँ जो मैंने व्याख्या की है आपके लिए पढ़ के, कि आपको गद्यांश में पढ़ता गया हूँ, क्योंकि मैंने पहले पढ़ लिया था इसलिए मैंने पढ़ा नहीं है और आपको समझा दिया डायरेक्ट। क्या लिखा हुआ है थोड़ा पढ़ते हैं इसको। मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। बिल्कुल सत्य बात है। मनुष्य न हो राष्ट्र की कल्पना तो हो ही नहीं सकती बिना मनुष्य के। पृथ्वी जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। यानी पृथ्वी पर मनुष्य और उनके सम्मिलन, यानी पृथ्वी पर जो जन और पृथ्वी दोनों की विद्यमानता है ना, दोनों की विद्यमानता होना आवश्यक है। और जन के कारण ही पृथ्वी को मातृभूमि संज्ञा प्रदान की गई है, क्योंकि जन ही पृथ्वी को क्या कहते हैं, मातृभूमि कहते हैं, माता कहते हैं। ठीक है। और सही अर्थों में माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, भूमि माता है, मैं उसका पुत्र हूँ, यानी पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में उसका पुत्र है, ये भावना होनी चाहिए। जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। इसी भावना से राष्ट्र का निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं आगे। देखिए आगे लिखा हुआ है कि यह भाव जब सशक्त रूप से जागता है तब राष्ट्र निर्माण के स्वर वायुमंडल में भरने लगते हैं। यानी ये भाव, कौन सा भाव, कि भूमि माता है, पृथ्वी माता है, मैं उसका पुत्र हूँ, ये जब स्वर इस वायुमंडल में, इस हमारा चारों ओर का वातावरण उसमें जब गूंजने लगते हैं, तभी ये भाव, राष्ट्र निर्माण के भाव अंकुरित होने लगते हैं। इस भाव के द्वारा ही मनुष्य पृथ्वी के साथ अपने सच्चे संबंध को प्राप्त करते हैं। क्या कहते हैं कि ये भाव जो है क्या, कि माता, पृथ्वी माता है, मैं उसका पुत्र हूँ, यही भाव उसे सच्चे अर्थों में क्या करते हैं, एक अटूट संबंध बनाते हैं। ठीक है। अटूट रिश्ता बनता है। जहाँ यह भाव नहीं है वहाँ जन और भूमि का संबंध अचेतन और जड़ बना रहता है। मतलब जहाँ ये भावना नहीं है माता और पुत्र की, तो वहाँ क्या रहेगा, ये जड़ बन जाएगा, अचेतन हो जाएगा, ये जड़वत हो जाएगा। जिस प्रकार से मान ली पत्थर है, जड़ है ना, तो जड़ का मतलब जिसमें कोई चेतना नहीं है। ठीक है। जिस समय भी जन का हृदय भूमि के साथ माता और पुत्र संबंध को पहचानता है, उसी क्षण आनंद और श्रद्धा से भरा हुआ उसका प्रणाम भाव मातृभूमि के लिए इस प्रकार प्रकट होता है। जब यानी लेखक कहते हैं कि जिस समय मनुष्य के हृदय में भूमि के साथ माता पुत्र के संबंध की पहचान होती है, उसी समय आनंद और श्रद्धा से जो भरा हुआ प्रणाम भाव है, आनंद श्रद्धा भरा हुआ प्रणाम भाव है, वह मातृभूमि के लिए इस प्रकार प्रकट होता है। क्या, नमो मात्रे पृथिव्ये, नमो मात्रे पृथिव्ये। मतलब क्या इसका, माता पृथ्वी को प्रणाम है, माता पृथ्वी को प्रणाम है, माता पृथ्वी को प्रणाम है, माता पृथ्वी को प्रणाम है। ठीक है। अगला देखते हैं। यह प्रणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। कितनी बड़ी बात है। देखिए पहला यहाँ तक का मैं आपको करा चुका हूँ। यह प्रणाम भाव, ये इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ हैं, यहाँ से लेकर के पूरा गद्यांश जो देख रहे हो आप, चाहिए तक, है ना, यानी यहाँ से लेकर के और चाहिए तक जो आप देख रहे हो, ये क्या है, ये महत्वपूर्ण है। यहाँ से लेकर के चाहिए तक, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। तो पढ़ते हैं, इसको रीड करते हैं। यह प्रणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। इसी दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। इसी दृढ़ चट्टान पर राष्ट्र का चिरजीवन आश्रित रहता है।
अब देखिए इसका प्रसंग क्या हुआ, प्रसंग मैं अभी स्पष्ट करूंगा आपको, पहले व्याख्या सुन लें। लेखक का मानना है कि अपनी धरती के प्रति सम्मान का भाव, आदर का भाव व्यक्ति और धरती के संबंध को मजबूत करता है, दृढ़ करता है, ठीक है। तब तथा पृथ्वी और मनुष्य का दृढ़ संबंध राष्ट्र को पुष्ट और विकसित करता है, ठीक है। और जो जन पृथ्वी के साथ माता पुत्र संबंध स्वीकार करता है, उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। क्या कहना चाह रहे हैं कि जब ये भाव आ जाता है, ये आदर की भावना जब आ जाती है, तो ये मजबूत चट्टान यानी दृढ़ चट्टान के समान उसी होती है, ठीक है। और इसी चट्टान पर टिककर राष्ट्र का जो जीवन होता है वो चिरस्थायी होता है। यानी पृथ्वी मेरी माता है, मैं उसका आज्ञाकारी पुत्र हूँ। इसी भावना के साथ तथा माता पुत्र के संबंध की जो मर्यादा है उसको स्वीकार करके प्रत्येक देशवासी अपने राष्ट्र एवं देश के लिए अपने कर्तव्यों और अधिकारों के प्रति सजग हो सकता है। मतलब क्या है कि माता प्रति अनुराग और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है, वह एक निष्कारण धर्म है। अभी हमने पढ़ा था कि उसे पृथ्वी के वरदानों को पाने का अधिकार है। मतलब जब हमारे हृदय में ये भावना जागृत हो जाती है कि मैं पुत्र हूँ और ये मेरी माता है। देखिए, जब तक हम माता नहीं मानते हैं तो हमें देखा है, हमने आप भी देखिए कि माँ से हम अधिकार पूर्वक कब कहते हैं, जब उसे हम माँ कहते हैं। ऐसी पृथ्वी को जब हम माँ कहेंगे तभी तो उसमें जो अमूल्य नदियाँ भरी हैं उनमें उन नदियों को प्रयोग करने का हमें अधिकार मिलेगा, है ना। समझ आ रहा नहीं आ रहा है। तो जिस समय, हाँ, और आगे बढ़ते हैं, वह एक निष्कारण धर्म और स्वार्थ के लिए पुत्र का माता प्रति प्रेम और पुत्र के अधर पतन को सूचित करता है। हाँ, यदि हम स्वार्थवश अगर ये काम करेंगे तो हमारे क्या है, ये जो भावना है, ये मान लीजिए कि हमारा पतन हो चुका है ना, यानी हम गिर चुके हैं, ठीक है। तो जो मातृभूमि के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहता है उसे अपने कर्तव्य प्रति पहले ध्यान देना चाहिए। मतलब क्या है, देखिए अभी जो मैंने लाइन पढ़ी थी उसे दोबारा से पढ़ता हूँ कि स्वार्थ के लिए पुत्र का माता प्रति प्रेम और पुत्र के अधपतन सूचित करता है। जो जन मातृभूमि के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहता है उसे अपने कर्तव्य प्रति पहले ध्यान देना चाहिए। तो लेखक क्या कहना चाहते हैं कि ऐसा पुत्र जो स्वार्थ से माता की संपत्ति पर नजर रखता है और माता से प्यार भी स्वार्थवश करता हो, तो ऐसा पुत्र राष्ट्र के उत्थान के स्थान पर क्या होगा, उसकी अवनति कारण नहीं बन सकता है ना। और ऐसे पुत्र राष्ट्र की उन्नति क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। इसलिए जो व्यक्ति अपनी धरती माता के साथ अपना संबंध मजबूत करता है, जोड़ना चाहता है, उसका सच्चा पुत्र बनना चाहता है, उसे निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए, उसे अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तभी राष्ट्र उन्नत और विकसित हो सकता है। क्योंकि जो पुत्र स्वार्थी होगा वह कल्याण कहाँ सोचेगा, वह भलाई कहाँ सोचेगा, वो तो सिर्फ स्वार्थ में नजर गड़ाए रखेगा। तो ये इसकी क्या हुई, व्याख्या भी हो गई और अर्थ भी हो गया, ठीक है। अब प्रसंग की बात करते हैं। तो लेखक ने प्रस्तुत गद्यांश में स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि तभी शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण संभव हो सकता है या हो पाता है जब उसका प्रत्येक व्यक्ति अपने देश की, पृथ्वी और उसकी प्रत्येक वस्तु को माता मानेगा, यानी जन्मदात्री माता सम्मान देगा। इसी बात का प्रस्तुत गद्यांश में वर्णन किया गया है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, प्रसंग हो गया। साहित्य सौंदर्य की बात करें तो साहित्य सौंदर्य आप इसमें पॉइंट डाल सकते हैं कि अग्रवाल जी ने मानव और पृथ्वी के संबंधों का जो चित्रण किया है वो अनुपम है। और दूसरा डाल सकते हैं, राष्ट्रीय उन्नति के लिए उन्होंने आवश्यक बताया है कि हम अपने अधिकारों की तरह अपने कर्तव्यों पर भी ध्यान दें, ये भी उन्होंने बताया है। भाषा परिष्कृत परमार्जित है और शैली गंभीर विवेचनात्मक है, ठीक है। अब आगे रीड करते हैं।
माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है। देखिए, प्रत्येक माँ होती है, वो उसके चाहे कितने पुत्र हों, दो हों, चार हों, सबको समान भाव से प्यार करती हैं। ऐसा नहीं कि ये छोटा है, ये बड़ा है, तो इसको मैं प्यार कम करूँगी, इसको ज़्यादा करूँगी, ऐसा नहीं होता है ना। तो माता तो समान रूप से चाहती है। और क्या है, उनमें ऊंच नीच का भाव और ऊंच नीच का भी भाव नहीं होता है। ठीक है, तो जो मातृभूमि के साथ जुड़ा हुआ है वह समान अधिकार का भागी है। पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। मतलब क्या है कि देखिए, यानी लेखक ये कहना चाहते हैं कि प्रत्येक माता अपने पुत्रों समान भाव से मतलब प्रेम करती है, और वह सबके दुख में दुखी होती है, सबके सुखी होती है। सुख होते हैं आनंद का अनुभव करती है, दुखी हो दुख का अनुभव करती है। उसी प्रकार पृथ्वी भी हमारी माता है, वह भी अपने सभी पुत्रों को क्या करती है, समान भाव से चाहती है। ठीक है, किसी में भेदभाव नहीं करती। लेकिन इस धरती पर रहने वाले प्रत्येक छोटा बड़ा प्राणी सबका समान अधिकार है। क्यों? सब उसके पुत्र हैं और पृथ्वी उनकी माता है। तो जिस प्रकार से भाइयों में कोई छोटे बड़े का व्यवहार नहीं होता है, ऊंची नीचे भाव नहीं होता है, उसी प्रकार इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी मनुष्य भी समान भाव से रहते हैं। ये उन्होंने बताने का प्रयास किया है। अब आगे बढ़ते हैं कि देखिए, पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। नगर, जनपद, पुर, गांव, जंगल और पर्वत, नाना प्रकार के जो तो क्या कहा है उन्होंने, नाना प्रकार से भरे हुए हैं। ठीक है, और ये जन अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले और अनेक प्रकार धर्म मानने वाले हैं। फिर भी ये मातृभूमि पुत्र हैं और इस कारण उनका सौहार्द भाव अखंड है। ठीक है, तो यहाँ क्या कहने का प्रयास किया है कि वो कहना चाहते हैं कि देखिए, जो अभी मैं समझा रहा था आपको कि जैसे पुत्र भाई बहन होते हैं, उनमें सभी जो भाई होते हैं सब समान भाव से रहते हैं। इसी प्रकार से पृथ्वी पर रहने वाले सभी मनुष्य भी समान भाव से रहते हैं। ये अभी मैंने आपको समझाया था, और उनमें कोई ऊंच नीच का भाव नहीं होता। अब आगे क्या है कि धरती पर जिसने भी जन्म लिया है वह सभी सुविधाओं का, यानी सभी सुविधाओं का क्या है, सभी सुविधाओं पर अधिकार रखता है, यानी सभी सुविधाओं का अधिकारी है। ठीक है, यही धरती माता अपने पुत्रों, यानी जो धरती माता है वो अपने सभी पुत्रों को समान रूप से समस्त सुविधाएं प्रदान करती है। क्योंकि जो हमारी मातृभूमि है उस पर, मातृभूमि पर जो सीमाएं हैं, वो मातृभूमि की जो क्षेत्र है वो अनंत है। क्योंकि यहाँ पर जो रहने वाले जो लोग हैं वो वहाँ कहाँ रहते हैं, शहरों में, गाँवों में, जंगलों में, पर्वतों पर सब जगह बसे हुए हैं। तो जबकि अनेक स्थान पर रहने वाली सभी जो व्यक्ति हैं वो, उनकी भाषा सबकी अलग अलग है, अलग अलग बोलते हैं, अलग अलग धर्मों को मानने वाले हैं, लेकिन फिर भी ये एक ही धरती माता की क्या है, पुत्र है। ये समझाने का प्रयास किया है। और इस कारण भी ये सभी आपस में, यानी पारस्परिक प्रेम और सौहार्द, यानी पारस्परिक प्रेम, सहयोग और बंधुता के साथ रहते हैं। ठीक है, और भाषा और धर्म अथवा रीत और रिवाज इनकी एकता में बाधा उत्पन्न नहीं करते। कहने का मतलब ये क्या है कि सभी सौहार्द भाव से यहाँ पर रहते हैं। सौहार्द भाव क्या है, इनमें कोई आपस में कोई भेदभाव नहीं होता। ठीक है, ये यहाँ तक। अब आगे देखते हैं फिर। लेकिन हाँ, इससे पहले मैं आपको प्रसंग बताना चाहूँगा। प्रसंग मैंने बता दिया वैसे तो, फिर भी सुन लें कि यहाँ जो ये तो यहाँ से माता से लेकर के, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। देखिए, यहाँ से लेकर के जो लिखा हुआ ना, ये माता आपको दिख रहा होगा, ये माता लिखा है। यहाँ से लेकर के और आपको आगे दिखा, यहाँ तक देखिए अखंड है। अखंड है तक क्या है, ये अखंड है लिखा हुआ ना, अखंड है। यहाँ तक एक पूरा एक गद्यांश है, इम्पोर्टेंट है। और ये गद्यांश मैंने आपको समझाया भी है, व्याख्या भी कराई है, और इसके आधार पर आपको ये व्याख्या समझ लेनी है। ठीक है, और इसका जो प्रसंग है, प्रसंग आपसे पसंद तो मैं बता चुका हूँ, फिर भी जो नए लोग बच्चे देख रहे हैं, वो नए व्यूअर जो हैं वो समझ लें कि प्रस्तुत गद्यांश डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप नामक निबंध से
अवतरित है, या उद्धृत भी ले सकते हैं, कुछ उद्धृत बोलते हैं, बात एक ही है। और यह निबंध हमारे पाठ्य पुस्तक गद्य ग्रामर में संकलित है, जो कि जो लेखक बहादुर शरण अग्रवाल हैं उनके पृथ्वी पुत्र नामक निबंध संग्रह से लिया गया है। ठीक है, तो ये संदर्भ समझ में रहेगा। अब प्रसंग समझ लेते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने राष्ट्र के विभिन्न महत्वपूर्ण अंगों का विवेचन किया है और यह बताने का प्रयास किया है कि हमें समानता का व्यवहार करते हुए अपनी धरती माता की निस्वार्थ भाव से क्या करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। ये उन्होंने बताने का यहाँ प्रयास किया है। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। सभ्यता और रहन सहन। सभ्यता और रहन सहन, देखो ये यहाँ से मुझे याद आ गया, ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से ये बोर्ड में आया है एक बार, कई बार, यहाँ सभ्यता से लेकर के। ठीक है, तो यहाँ से आप इसे पकड़ लें। सभ्यता से लेकर के ये है आपका, मैं आपको बताता हूँ कहाँ तक होगा ये। देखिए आगे अगर देखें तो ये सभ्यता से लेकर के जब पढ़ेंगे, देखो मैं पढ़ता हूँ, आपको पढ़ते हुए चलते हैं। सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से जन एक दूसरे के आगे पीछे हो सकते हैं, किंतु इस कारण से मातृभूमि के साथ उनका जो संबंध है उसमें कोई भेदभाव उत्पन्न नहीं हो सकता। एक तो यहाँ तक भी आता है कभी कभी, और कभी कभी ये चाहिए तक संचालित होना चाहिए, लास्ट तक आता है कभी कभी गद्यांश। यानी पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है, समन्वय के मार्ग में से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है। किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। अतएव राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी होगी। राष्ट्र के शरीर में के एक भाग में यदि अंधकार है और निर्बलता का निवास है तो समग्र राष्ट्र का स्वास्थ्य उतने अंश में असमर्थ रहेगा। इस प्रकार समग्र राष्ट्र को जागरण और प्रगति की एक जैसी उदार भावना से संचालित होना चाहिए। ये दो इसमें गद्यांश बन सकते हैं, और कभी वहाँ जो मैंने पहले बताया था वहाँ तक आ सकता है। ठीक है, देखिए बताता हूँ आपको कहाँ तक आ सकता है। ये तो यहाँ सभ्यता से लेकर के और हो सकता है तक, यहाँ तक आ सकता है, और एक यहाँ से लेकर के पूरा चाहिए तक, ये दोनों ही गद्यांश ऐसे बन सकते हैं इसमें। ठीक है, एक यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहला, ठीक है, और दूसरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, तो इस तरह से ये दो गद्यांश में है। अब इसको समझते हैं क्या कहना चाहते हैं लेखक। लेखक कहना चाहते हैं कि सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से जन एक दूसरे के आगे पीछे हो सकते हैं। देखिए सभ्यता में जो लोगों की सभ्यता है, जो रहन सहन उनका, उस तौर तरीके, सभ्यता कहते हैं तौर तरीकों को। तो रहन सहन की दृष्टि से लोगों में एक दूसरे के आगे पीछे हो सकते हैं, कोई ऊंचा नीचा हो सकता है, किसी का ढंग अलग अलग हो सकता है, लेकिन किंतु इस कारण से मातृभूमि के साथ उनका जो संबंध है उसमें कोई भेदभाव उत्पन्न नहीं हो सकता। इस कारण से कोई भेदभाव, आपस में ऊंच नीच का भाव नहीं आ सकता। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में, यानी उसमें कोई भी भाव, यानी किसी के लिए भेदभाव नहीं है, क्योंकि यहाँ अनेक प्रकार की जातियाँ रहती हैं, सब जातियों के लिए समान भाव है, क्योंकि पृथ्वी का विशाल हृदय है, विशाल क्षेत्र है, तो सब में आपस में क्या होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए। यानी समन्वय कहते हैं यानी जिसमें कोई आपस में भेदभाव न हो, यानी भेदों की एकता। ठीक है, भेदों, समन्वय का मतलब होता है भेदों की एकता। ठीक है, समन्वय के मार्ग में भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है। यानी सभी साथ साथ मिलकर के सभी को यह अधिकार है कि सभी भेदभाव भुला करके सभी उन्नति करें, और उसके लिए किसी के अधिकार में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। देखिए कभी कभी आपने सुना होगा, हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि राष्ट्र के किसी कोने अंधेरा नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है कि किसी भी क्षेत्र में कोई भी क्षेत्र पीछे रह जाएगा तो ऐसे मान लीजिए हमारे शरीर का अगर एक अंग खराब होता है तो हमारा पूरा शरीर वहाँ रुक जाता है। उसी प्रकार से जब तक राष्ट्र का प्रत्येक व्यक्ति कुशल नहीं होगा, प्रत्येक व्यक्ति का को आगे बढ़ने का अधिकार नहीं होगा, तब तक राष्ट्र मतलब आगे नहीं बढ़ सकता, विकसित नहीं हो सकता। तो हमें राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध लेनी होगी, अगर हमें हर पक्ष पर ध्यान देना होगा। राष्ट्र के शरीर के यदि एक भाग में अंधकार है और निर्बलता का निवास है तो समग्र राष्ट्र का स्वास्थ्य उतने अंश में असमर्थ रहेगा। यही मैं अभी आपको समझा भी रहा था कि राष्ट्र के किसी एक भाग में अवनति है और एक में उन्नति है, तो क्या उसकी हम उन्नति कहेंगे? नहीं कहेंगे। जिस प्रकार से मैंने आपको शरीर का एग्जाम्पल दिया। ठीक है, तो इस प्रकार समग्र राष्ट्र को जागरण और प्रगति की
एक जैसी उदार भावना से संचालित होना चाहिए। लेखक क्या कहना चाहते हैं? लेखक कहने का आशय ये है कि जो राष्ट्र है उसके लिए हमें मतलब साथ साथ मिल करके प्रेम सहयोग के साथ भाईचारे के साथ रहना चाहिए और उसमें आपस में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, है ना। तभी चारों ओर जागरण होगा, यानी जागृति होगी, प्रगति होगी और उदार भावना होनी चाहिए, तभी पूरा राष्ट्र एक साथ संचालित हो सकता है आगे के लिए। ठीक है, तो ये आपको मैंने समझाया। और यदि मैं लेखक के थोड़े शब्दों में को यहाँ पर जोड़ना चाहूँ अपनी उसमें, तो आपको बताना चाहूँगा कि देखिए यहाँ पर देखो लेखक ने क्या बताने प्रयास किया। लेखक बताना चाहते हैं, प्रस्तुत गद्यांश में आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं कि निबंधकार ने इस बात पर जोर दिया है कि धरती माता के लिए सभी प्राणी क्या हैं? समान हैं और सभी को समान अधिकार प्राप्त हैं और उनमें कोई ऊंच नीच के भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये तो प्रसंग आप लिखते हैं। अब मैं लेखक के अर्थों में बात करूं तो आप किताब पढ़ते जाए, मेरी बात समझते जाए। मैंने आपको पढ़ के वैसे समझा दिया है, फिर भी आपको लेखक के अनुसार समझाता हूँ। देखिए यहाँ कहना चाहते हैं पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है। लेखक क्या कहना चाहते हैं, यानी उन्होंने स्पष्ट किया है कि धरती का जो विस्तृत जो क्षेत्र है, विशाल क्षेत्र है, और उसमें जो निवास करने वाले सभी प्राणी हैं सभी को समान अधिकार प्राप्त हैं, चाहे वो किसी जाति के हों, किसी वर्ग से हों, किसी धर्म के हों या किसी संप्रदाय के हों, है ना। ये सबके लिए समान अधिकार है। समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है। यानी इसलिए जो राष्ट्र की उन्नति है उसके क्षेत्र में प्रत्येक वर्ग को, प्रत्येक संप्रदाय को, प्रत्येक जाति को, प्रत्येक व्यक्ति को क्या है? आगे बढ़ने का अधिकार है ना। यानी सब अपनी प्रगति और विकास की दृष्टि से एक समान अधिकार प्राप्त है सबको। अपनी प्रत्येक नागरिक को, देश के प्रत्येक नागरिक को मिलकर के काम करने का अधिकार प्राप्त है और सभी अपनी प्रगति और विकास की दृष्टि से समान अधिकार प्राप्त, सबको समान अधिकार प्राप्त है यहाँ पर। ठीक है, ये वो कहना चाहते हैं। ठीक है, और मतलब इसमें एक बात तो लिखी है, किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता, अतएव राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुधि हमें लेनी होगी। क्या कहना चाहते हैं कि किसी व्यक्ति को पीछे छोड़कर कोई भी राज्य, यानी कोई भी राष्ट्र या राज्य बोल सकते हैं, यानी प्रगति के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकता है। इसी प्रकार किसी वर्ग को अथवा किसी भी क्षेत्र को हम पीछे छोड़कर या पिछड़ा हुआ छोड़कर संपूर्ण राष्ट्रीय प्रगति को नहीं कर सकते, यानी पूरा राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता। अगर यदि इसलिए हमें राष्ट्र की उन्नति के लिए प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक वर्ग और प्रत्येक संप्रदाय या जाति या व्यक्ति, यानी सभी का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ये वो बताना चाहते, प्रत्येक अंग की सुध लेनी होगी, इसका मतलब ये है। ठीक है, शरीर के, राष्ट्र के शरीर के साथ राष्ट्र के शरीर के एक भाग में यदि अंधकार है और निर्बलता का निवास है तो समग्र राष्ट्र का स्वास्थ्य उतने अंश में असमर्थ रहेगा और इस प्रकार समग्र राष्ट्र को जागरण और प्रगति की एक जैसी उदार भावना संचालित होना चाहिए। वो क्या कहना चाहते हैं, उनका कहने का भाव ये है कि देश में या किसी राष्ट्र में, है ना, या राष्ट्र के किसी एक भाग में गरीबी है, अशिक्षा है या पिछड़ापन है, तो उसका जो प्रभाव है केवल उसी क्षेत्र पर नहीं होगा, केवल हम समझेंगे उसी क्षेत्र पड़ेगा, बल्कि संपूर्ण राष्ट्र उससे प्रभावित होगा। इसलिए समस्त देशवासियों का ये पुनीत कर्तव्य बन जाता है, ये पावन कर्तव्य बन जाता है कि वे अपने स्वार्थों को त्याग कर, यानी निजी स्वार्थों को त्याग कर या संकुचित दायरे से बाहर निकल कर उदार भावना से, व्यापक दृष्टि से बाहर आएँ। मतलब व्यापक दृष्टि को अपनाएं, व्यापक दृष्टिकोण अपनाएं और इस तरह से व्यवहार किया जाएगा, यानी इस तरह से व्यवहार जब किया जाएगा तभी राष्ट्र की उन्नति संभव हो पाएगी। उनका कहने का भावना ये है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो लास्ट पैरा है उसको पढ़ते हैं। ये पृथ्वी का ही है, उसके बाद में लास्ट पॉइंट आएगा संस्कृति। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, जन का प्रवाह अनंत है। ठीक है, जन का प्रवाह अनंत है और सहस्रों वर्षों से भूमिका के साथ राष्ट्र, लोगों का जो व्यक्ति है उनका प्रवाह अनंत है, अनंत काल से है ना। और सहस्रों हजारों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन के तादात्म्य, है ना, यानी आपस में जुड़ना, है ना, संबंधों की
संबंध प्राप्त किए हैं। जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातःकाल भुवन को अमर से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। यानी जब तक सूर्य चांद रहेंगे, आपने कहा जब तक सूर्य चांद रहेगा, ये नारा सुना होगा। तो इस प्रकार जैसे सूर्य की किरणें रहेंगी, रश्मि कहते हैं किरणों को, और प्रातःकाल इस संसार भर को अमृत से भर देने वाली जो सूर्य की किरणें हैं रहेंगी, तब तक जो राष्ट्रीय जो जन हैं या उनका जो लोग हैं, उनका जीवन क्या है, अमर है। इतिहास से अनेक उतार चढ़ाव पार करने बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर हैं। यानी आपने देखा है हमारे इतिहास में अब तो बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, लोगों के साथ कई बार क्या नहीं हुआ, जनसंहार हुआ, आपस में लोगों लड़ाई झगड़े हुए, है ना, लड़ाइयाँ हुई, युद्ध हुए, कितनी विडम्बना देखी, फिर भी लोग क्या है, कभी मानव जाति का विनाश संपूर्ण रूप से नहीं हुआ, क्योंकि ये अजर अमर है, ये मानव जाति अजर अमर है, इसका कभी नाश नहीं होगा, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। क्यों जन का संततवाही कहते हैं, सदा प्रवाहित होने वाला, रहने वाला, है ना, संततवाही है ना, लिखा ना संततवाही। तो संततवाही का होता है सदा प्रवाहित रहने वाला, संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है। यह नदी बहती रहती है कल कल करके हमेशा, है ना, उसी प्रकार से ये चिरस्थायी है, हमेशा प्रवाहित होता रहा है और प्रवाहित होता रहेगा। समझ आ रहा है। और जिसमें कर्म और श्रद्धा के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। कहने का भाव क्या है, वो कह रहे हैं जीवन, मानव जीवन में, राष्ट्र के जीवन में, मतलब राष्ट्र का जो मानव है वो अपने कर्म से, अपने परिश्रम से, अपने राष्ट्र में जब तक विकास के जो उन्होंने पचन हैं वो छोड़े हमेशा। क्योंकि जिस प्रकार नदी का प्रवाह हमेशा बहता रहता है, बीच बीच में कभी कभी आपने देखा हुआ ऊंचे नीचे हो जाते हैं, डेल्टा बन जाते हैं, लेकिन उसी तरह राष्ट्र का जो मानव है वह भी अपने श्रम और कर्म से हमेशा राष्ट्र में अपने विकास के उसने पद चिन्ह कहीं न कहीं छोड़े हैं। उनका कहने का भाव ये है। तो इसकी व्याख्या को एक बार समझते हैं। जन का प्रवाह अनंत है। देखिए जन का प्रवाह अनंत है, यहाँ से लेकर के ये लास्ट व्याख्या है आपके इसकी पृथ्वी की, ये महत्वपूर्ण है। तो इसे ये बोर्ड में भी आ चुकी है, तो इसे ध्यान दें इस पर, ठीक है। और ये आ सकती है तो इसको ज़रूर ध्यान से पढ़ें। इसकी मैं आपको प्रसंग संदर्भ व्याख्या बता देता हूँ। इसका प्रसंग क्या होगा, प्रस्तुत गद्यांश या गद्यावतरण हमारे हिंदी के गद्य खंड के राष्ट्र का स्वरूप नामक शीर्षक से लिया है। तो आपका संदर्भ मैंने बता दिया होता है। अब प्रसंग की बात करें तो आप लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश में राष्ट्र के दूसरे महत्वपूर्ण तत्व जन पर विचार किया गया है। उन पर जन पर यानी लोग, मनुष्य विचार किया गया है। लेखक ने यहाँ स्पष्ट करने का प्रयास किया है या ये स्पष्ट किया है कि राष्ट्र के निवासियों की जीवन श्रृंखला कभी समाप्त नहीं होगी, है ना। और उन्होंने जो जनजीवन है उसकी तुलना नदी के प्रवाह से की है। ये प्रसंग हो जाएगा। व्याख्या मैंने बता दी, फिर भी आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि देखिए प्रत्येक राष्ट्र का इतिहास निरंतर बदलता रहता है। उनका कहने का भाव ये है, भाव बता रहा हूँ मैं आपको, है। देखो कहने तो व्याख्या लंबी भी हो सकती है, लेकिन शॉर्ट में बताऊँगा। उसमें अनेक उतार चढ़ाव आते रहे हैं और आते रहेंगे, किंतु राष्ट्र के निवासियों का जो निरंतर चलना है, यानी जो निवासियों की श्रृंखला है वो हमेशा चलती रही है और चलती रहेगी। क्योंकि मनुष्य हमेशा पीढ़ी दर पीढ़ी अपने राष्ट्र के साथ जुड़ा रहता है और इसी कारण हजारों वर्षों से मनुष्य ने अपनी भूमि के साथ संबंध स्थापित किया है, तादात्म्य स्थापित किया है और अनेक दृष्टियों से एकरूपता बनाई हुई है। क्योंकि जब तक राष्ट्र रहेगा राष्ट्र की प्रगति होती रहेगी और तभी तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी रहेगा। हमारे राष्ट्र के इतिहास में उन्नति अवनति के उतार चढ़ाव आते रहे हैं, लेकिन राष्ट्र के लोगों में ने एक नई जीवन शक्ति का या एक नई शक्ति का निर्माण करते हुए सहन भी किया है और उससे उन्होंने बाहर आने का प्रयास किया, अर्थात उसे पार भी किया है। और आज भी हमारे राष्ट्र के निवासी इन उतार चढ़ावों का धैर्यता के यानी बड़े धैर्य के साथ मुकाबला करने के लिए उत्साहपूर्वक जीवित हैं। आपने देखा आज भी कितनी बड़ी महामारी फैली हुई है, लेकिन आज भी लोग धैर्य के साथ उसका सामना कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे
विगत समय में भी ये ऐसे उतार चढ़ाव लोगों के जीवन में बहुत प्रकार के आते रहे हैं। उन्होंने हमेशा उत्साहपूर्वक उनका मुकाबला किया है। राष्ट्र के निवासियों का जो निरंतर चल रहने वाला जीवन है वो कैसा है? नदी के प्रवाह की तरह है। जिस प्रकार नदी का प्रवाह निरंतर बहते रहने के कारण बीच बीच में जहाँ तहाँ मतलब ऊंचा नीचा मिट्टी छोड़ जाता है, कभी टीले बन जाते हैं या डेल्टा बन जाते हैं, उसी प्रकार राष्ट्र का मानव भी अपने श्रम और कर्म से राष्ट्र में अपने विकास के जहाँ तहाँ अपने चिन्ह छोड़ जाता है। अब साहित्य सौंदर्य की बात करें तो इसमें आप ले सकते हैं कि लेखक ने राष्ट्र के महत्वपूर्ण अंग जो पृथ्वी है उसके बारे में विचार किया है। नंबर 2 डाल सकते हैं कि राष्ट्र का महत्वपूर्ण अंग है, यानी व्यक्ति राष्ट्र का महत्वपूर्ण अंग है और इसके बिना राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती। ये भी पॉइंट डाल सकते हैं आप। भाषा परिष्कृत परमार्जित, और इसमें थोड़ी अलंकार भी जोड़ दी है उन्होंने, अलंकार की भाषा भी है। शैली विवेचना तो भावात्मक है, ठीक है। और यहाँ कुछ में उपमा भी दी गई है तो उपमा अलंकार भी है। तो इस तरह से आपका ये पूरा टॉपिक जो भूमि है और जन है, 2 टॉपिक से क्लियर हो गए हैं। अब थोड़ा हम बात करते हैं संस्कृति की, ठीक है। तो संस्कृति की बात करते हैं तो इस संस्कृति के लिए मैं आपको थोड़ा सा इसका सारांश बताना चाहूँगा, क्योंकि इस वीडियो में से आगे कल कवर करेंगे, आपके लंबा हो जाएगा। तो देखिए संस्कृति में उन्होंने क्या बताने का प्रयास किया है। संस्कृति में बताने का प्रयास किया है, सारांश सुन लें आप, तो सारांश से आपको इसका समझ में आ जाएगा। व्याख्या में आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरी डिटेल में बता दूंगा इसकी, ठीक है। सारांश क्या है, यानी लेखक ये कहना चाहते हैं कि राष्ट्र का जो तीसरा अंग है वो महत्वपूर्ण है, वो संस्कृति है, वो भी महत्वपूर्ण है। तीनों अंग महत्वपूर्ण अपने आप में। हम कहें हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं तो 5 में कौन सी महत्वपूर्ण है? 5 में 5 महत्वपूर्ण है। अगर एक नहीं है तो उसके बिना भी हमारा हाथ बेकार लगेगा। हम कहें हमारे शरीर में कौन सा हाथ महत्वपूर्ण है? सभी अंग महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो उसी प्रकार ये तीनों अंग भी महत्वपूर्ण है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। देखो हमारे शरीर में जिस प्रकार से मस्तिष्क न हो तो हमारा शरीर पशु के समान हो जाएगा, पशुवत हो जाएगा, है ना। तो यही उन्होंने बताया है। युगों युगों से जो संचित हमारी सभ्यता है, सभ्यता का जो दूसरा नाम है वही संस्कृति है। यानी लगो अब तक आदिकाल से, अनादिकाल से जो हमारी सभ्यता है वही, उसी को हम दूसरे रूप में संस्कृति कहते हैं। और संस्कृति की उन्नति से राष्ट्र की उन्नति संभव है, क्योंकि बिना संस्कृति क्या हो जाएगा? बिना संस्कृति के आदमी भी क्या है? अगर मनुष्य के अंदर सभ्यता नहीं है, संस्कार नहीं है, सदाचार नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो क्या है? वो एक पशु समान है। उसी प्रकार उसके बिना भी जन क्या है? निष्प्राण हो जाएंगे, क्योंकि संस्कृति ही जन का मार्गदर्शन करती है। तो इसलिए लेखक ने भी संस्कृति को, आप पढ़ेंगे तो बताएंगे, उसमें मैंने पढ़ा है पाठ को, तो उसमें उन्होंने क्या कहा है? जिस प्रकार से वृक्ष होता है, उस वृक्ष का जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व हम किसे मानते हैं? जब मैं एक पौधा लगाया हमने और उस पौधे पे एक फूल लगा, तो फूल को हम ले लेते हैं, उसकी सबसे बड़ा जो पूरा निचोड़ उसका क्या है? पूरा जो महत्वपूर्ण तत्व क्या बन जाता है? पुष्प बन जाता है। यानी इसलिए संस्कृति को लेखक ने जीवन विटप का पुष्प कहा है। आप पढ़ना इस पाठ को। राष्ट्र के विभिन्न जनों की संस्कृति के समन्वय से राष्ट्रीय संस्कृति का स्वरूप विकसित होता है, ठीक है। और जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में क्या हो जाते हैं? एक रूपता प्राप्त कर लेते हैं। यानी बहुत सारी नदियाँ जाती हैं और समुद्र में जाकर के मिल जाती हैं, तो वहाँ एक रूप हो जाती हैं। कोई नदी है कि मैं गंगा हूँ, मैं यमुना हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ? कोई नहीं, वहाँ सिर्फ समुद्र बन जाती हैं। उसी तरह से जो राष्ट्रीय जीवन की जो विविध रूपों की राष्ट्रीय संस्कृति है, वो भी क्या करती है? वो भी अपना समन्वय प्राप्त करती है। सारी संस्कृतियाँ मिलकर के एक राष्ट्र बनाती हैं, एक सूत्र में, मतलब मान लीजिए एक सूत्रता में आ जाती हैं। इसी प्रकार राष्ट्र का जन्म साहित्य कला है, नृत्य है, गीत है आदि अनेक भावों को, अनेक रूपों में को प्रकट करता है। लेकिन अगर हम देखें तो उसमें क्या होता है? उसमें आनंद की एक सूत्रता हमें हर स्थान पर दिखाई देती है, यानी सर्वत्र विद्यमानता उसकी रहती है, ठीक है। ये भी उन्होंने समझने का प्रयास किया है। और महत्वपूर्ण बात, यानी जहाँ अतीत, उन्होंने ये बात बताई है लास्ट में, इसी में आप आगे पढ़ेंगे तो बताते हैं कि जहाँ अतीत वर्तमान के लिए भार रूप नहीं है, अतीत माने विगत समय, बीता हुआ समय,
वर्तमान के लिए भार रूप नहीं है। जहाँ भूत वर्तमान को जगड़े नहीं रखना चाहता, भूत यानी जहाँ अतीत बीता हुआ है ना, और भूत वर्तमान जगड़े नहीं रखना चाहता, वरन अपने वरदान से उसे पुष्ट करता है, पुष्ट करके से आगे बढ़ाना चाहता है, ऐसे राष्ट्र का लेखक ने क्या किया है, स्वागत किया। वो कहते हैं ऐसे राष्ट्र का हम स्वागत, मतलब कहने का क्या है कि मतलब बीता हुआ समय, हमारी संस्कृति जो बीती हुई है वो हमारे ऊपर बोझ न बने, है ना। तो ऐसे राष्ट्र का क्या किया है, सम्मान। इसका मतलब क्या है, देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जहाँ अतीत विगत समय, मान लीजिए आप हैं और आप कोई ऐसा कार्य कर जाएं जिससे आपकी संतानों शर्मिंदा होना पड़े, उन्हें वो बातें जो आपने की हैं वो बोझ लगें, तो क्या वो तरक्की कर पाएंगे, क्या प्रसन्नता से आगे बढ़ पाएंगे, नहीं। तो ऐसी सभ्यता जो होती है वो दोषपूर्ण होती है। लेखक ने क्या कहा है, सभ्यता ऐसी होनी चाहिए जो निर्दोष हो, और उसी सभ्यता का निर्माण करना चाहिए। तो संस्कृति के बारे में बहुत सुंदर उन्होंने वर्णन किया है, इस पर हम अगले वीडियो में बातें करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है इसकी, आप इसलिए अगले वीडियो को ध्यान से देखें। और इस वीडियो को आपने ध्यान से देखा, आपने समझा होगा, ठीक है। आपके लिए बहुत बहुत बधाई समझने के लिए। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसे लाइक शेयर करें। कुछ बच्चे करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें, जिससे औरों का भी लाभ हो, औरों के लिए, ठीक है। तो थैंक यू।